जैन कभी जॉब के लिए पैदा नहीं हुए, ना उनका डीएनए जॉब का है। अगर भूख है किसी चीज़ की, एक जिसको हम कहते हैं कि हंगर है और कुछ करना है, इसकी बहुत बड़ी चाहत है, तो आप नए नए बिजनेसेस शुरू करते हो, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये जर्नी शुरू हुई, तो वहाँ मैंने डिसाइड किया था कि 300 रुपये अभी मैं बिज़नेस से कमाऊँगा, और मैंने कमाया। 65 कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट में पहुंच गए थे। इंडिया का 55% मार्केट शेयर ले लिया था। तो वहाँ एक आइडिया आ गया कि अब इसके आगे ज़्यादा चढ़ना मुश्किल है। अगर हमारा शासन ये कह रहा है कि पुरुषार्थ करना है, चाहे एक चोवियार करने का भी पुरुषार्थ लगता है, तो मैं जो करूँगा उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का मैं लक्ष्य लेके आगे बढ़ूँगा। ये सबसे पहले यूथ में एक चीज़ सेट हो जाना चाहिए। अब सबको मेरा प्रणाम और जय जिनेंद्र। आगमों में जहां पर भी श्रावकों का उल्लेख किया गया है, वहां सबसे पहले उनकी आर्थिक संपन्नता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि एक श्रावक समाज सुधारक तभी बन सकता है जब वो खुद सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो। एंड हु बेटर देन श्री हितेश भाई दोषी to have with us sharing his thoughts on this topic. The man behind the Wari Group, the chairman, the managing director, the entrepreneur of the year, the renewable energy leader of the year, who saw the solar markets taking over the world in the upcoming times and stepped into the same at right point of time. Sir, we are lucky to have you with us today, and thank you so much for joining us on our topic of the day, financial stability of Jains. Sir, शुरुआत करने से पहले हम अनंत कल्याणकारी श्री जिन शासन को नमन करते हुए परमात्मा की मूर्ति को पुष्प अर्पण करके इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, बिफोर वी स्टार्ट, टेक अस थ्रू योर जर्नी। गिव अस अ चांस टू लिव इट थ्रू योर वॉइस एंड आईज। द रिसेंट IPO ऑफ वारी एनर्जीज was a huge success with over 97.34 lakh investors applying for it. Sir, I was also one of them, but wasn't allotted. But when you stepped into the solar market, it was a completely new experience for you, an uncharted territory. Then what steps you took to make Wari reach these heights? सबसे पहले सबको जय जिनेंद्र और प्रणाम, एंड थैंक्स एंटायर जैनिक टीम एंड for inviting me and giving this opportunity. I think कोई भी बिजनेस या जर्नी की बात करें तो उसके पहले बेस क्या होता है, तो बेस एक जनरल होता है कि कुछ करना है, कुछ नया करना है, नया कुछ देखना है, नई कोई ट्राई करना है, और जब तक आप उसको करते नहीं हैं तब तक आपको आइडिया नहीं दिया आता है। और ये सेम स्टोरी पर्सनली मेरे लिए, हमारे फैमिली के लिए है। तो हम लोगों ने ऑफ कोर्स एक, अगर भूख है किसी चीज़ की, एक जिसको हम कहते हैं कि हंगर है और कुछ करना है, इसकी बहुत बड़ी चाहत है, तो आप नए नए बिजनेसेस शुरू करते हो। एंड सिमिलरली हैपेंड विथ मी एंड माय फैमिली। हम लोग एक छोटे से गांव में थे, और वहाँ उस गांव में ना स्कूल थी 7th के बाद में, और उस स्कूल 7th क्लास के बाद पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। ना बिजली थी गांव में उन दिनों में, पहले ना फ़ोन्स थे, और दूसरे गांव में भी जब आपको पढ़ने जाना है तो आपके पास एक साइकिल है, 4 भाई है, फादर है, तो कभी चल के जाना है 10 किलोमीटर, कभी बस मिलती है। तो उन तरीक़ों से भी जब आप आते हो, और बॉम्बे में आया एट द एज ऑफ 15 SSC के बाद, तो एक बहुत क्लियर माइंडसेट जिसको मैं कहता हूँ कि भी कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। और महाविद्यालय विद्यालय में जब रहा, वहाँ मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। जो हम कहते हैं कि आज जो कुछ है वो महाविद्यालय विद्यालय के हिसाब से है। तो इस दौरान ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू प्रोडक्ट्स, तो ये जर्नी शुरू हुई। और 2007 में एक्सपेंशन कंटिन्यूस चल रहा था, नई इंडस्ट्रीज़ को हम लोग देख रहे थे। 2007 में जब पहली बार मैंने सोलार को जर्मनी में देखा, तो नेचुरली वो एक भूख थी, ट्राई करने की इच्छा होती है कि फेल होंगे तो क्या होगा, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। और 2007 में सोलार की शुरुआत की। तो इन सब के पीछे हमने क्या किया, वो एक चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि वो बाहर है, अंदर क्या है, व्हाट इज़ ऑन द
bottom at the iceberg and we see the tip जी और वी सी द what is the outside. द बॉटम में कुछ चीज़ें एक फिक्स फार्मूला है. आप जितने भी लोगों का ग्रोथ देखोगे तो वहाँ सबसे पहले आपको देखने मिलेगा कुछ नए करने की एक इच्छा, और फिर चाहे अलग अलग फ्रेज़ में दुनिया में अलग अलग तरह किया गया हो, स्टे हंग्री स्टे फुलिश कहा गया हो, या ये कहा गया हो कि फायर एंड बैली, आप उसके 50 नाम आपको 50 बुक्स में मिलेंगे. बट एंड ऑफ द डे मिलेगा क्या आपको कि अंदर कुछ करने की इच्छा है और दूसरी एक इच्छा है कि मुझे कुछ करना है. जी फिर रास्ते तो हम जिसको हमारे जैन धर्म में कहते हैं कि देव गुरु की इतनी बड़ी ताकत है कि वो रास्ते और उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आते रहते हैं. जी सर, ये जो आपने बात कही कि चाह होनी चाहिए, तो चाह आज हम बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं में सपने काफ़ी होते हैं. सपने देखने की भूख, हर कोई मुंबई आता है तो कुछ ना कुछ सपने लेकर आता है. तो आज के समय में जहाँ पे रोबोटिक्स और एआई जहाँ पूरे विश्व में अपना राज जमा चुके हैं, तो ऐसे समय में एक तरफ हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ देख रहे हैं जो कि युवाओं में भी बढ़ रहा है. तो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उन युवाओं के आंख में ऐसे कुछ सपने भी होते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन क्या करना उसका कुछ गाइडेंस में भी नहीं होता है. तो जैन युवाओं के लिए अब ऐसी कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जॉब एंड बिजनेस के लिए? सबसे पहले जैन का हम लोग इतिहास देख लेते हैं. जैन कभी जॉब के लिए पैदा नहीं हुए, ना उनका डीएनए जॉब का है. जी लेकिन हमने जो एजुकेशन सिस्टम बनाई है उस पर मैं बाद में आता हूँ. एजुकेशन सिस्टम पे पहले जो आपने कहा कि जैन युवाओं को, जैन लोग एक ज़माने से वो फाइनेंसर रहे हैं. चाहे उनका नाम अलग अलग जगह अलग अलग हो हिस्ट्री में, कहीं भामाशाह के नाम से हमारे पास है, या हम जो कहते थे गांव के हमारे सबसे बड़े जो उनके राजाओं की भी फाइनेंस करते थे, और गांव में कभी ज़रूरत होती थी तो वो भी वहाँ पूरा करते थे. जी तो जैनों का काम बनिया कहते हैं, राइट. तो जैनों को कोई ये चक्कर नहीं होना चाहिए कि हम पैसा कैसे बनाए. उनका तो ये एक आदत है और उनका एक डीएनए है. जो बीच में मैंने आपसे बात की एजुकेशन सिस्टम्स की, आज जो एजुकेशन सिस्टम में हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ वो एजुकेशन सिस्टम को मापा जाता है कि वहाँ कितने सैलरी पे किसको ऑफ़र मिला. जी यहाँ ये नहीं मापा जाता है कि यहाँ से कितने एंटरप्रेन्योर बाहर निकले. तो अभी जब हम जैनों के बच्चे जहाँ जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, राइट, वहाँ उनको सिखाया जाता है कि आपको अच्छी कंपनी में अच्छे जॉब आपको मिलना चाहिए. तो सबसे पहले मैं कहूँगा, आपने जो कहा अच्छे व्यापार या आपने कहा जॉब, तो मेरा ये पहले रिक्वेस्ट है सबको, पहले जॉब तो छोड़ दो. ये सोचो आप 2 नहीं 4 को लगाओगे, 4 नहीं 6 लोगों को जॉब दोगे. तो सबसे पहला माइंडसेट, और मेरे केस में वही था कि 12th के बाद मैंने सोचा था कि मैं जॉब तो बिल्कुल नहीं करूँगा. उससे जो एजुकेशन सिस्टम मेरा ज़्यादा नहीं रहा, मैं तो बीकॉम तक की मैंने पढ़ाई की है, बट उस दरमियान एवरी डे माइंड को एक बहुत क्लियर था कि मैं जॉब नहीं करूँगा. अभी बात दूसरा क्वेश्चन है आपका टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट. जब आपको जॉब ही नहीं करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट की तो पहले चिंता छोड़ दीजिए. अभी आ जाते हैं टेक्नोलॉजी पे. तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रही है, जी राइट. टेक्नोलॉजी कभी बंद नहीं हुई. 50 साल पहले या 300 साल पहले बात करो तो हवा में उड़ना एक सपना था, आज हमारे लिए डे टू डे है, राइट. प्लेन में बैठना. अब अभी ये कैमराज आप देख रहे हैं, ये कैमरा आज से 50 साल पहले के कैमरा, ज़्यादा नहीं 30 साल पहले के कैमराज देख लो. तो अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, 2 तरह के माइंडसेट मैं ऑलवेज देखता हूँ. एक जिसको मैं कहता हूँ फिक्स माइंडसेट, और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट. जी अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, आप किसी भी धंधे में हो, चाहे क्यों ना आप कोई बहुत ट्रेडिशनल चीज़ का धंधा कर रहे हो, बट वहाँ अगर आप कल के बारे में सोच रहे हो और मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ आगे जाना है, तो आपको लगेगा कि मुझे जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अभी तक आई नहीं है, तो आप इन्वेंट करें, राइट. तो आप टेक्नोलॉजी से डर नहीं रहे. आपके क्वेश्चन में था कि मैं टेक्नोलॉजी से डर रहा हूँ, ये आ गया तो मेरा क्या होगा, ये आ गया तो मेरा क्या होगा, वो आ गया तो मेरा क्या होगा. जब आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे ग्रो करना है, और ग्रोथ माइंडसेट्स में ये डर सारे निकल जाते हैं. जी ग्रोथ माइंडसेट्स में हर चीज़ को आप एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हो. ग्रोथ माइंडसेट में आपके पास ऑब्स्टिकल्स निकल जाते हैं, आप हर एक ऑब्स्टिकल्स को आप एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हो. तो ये जब आप
इस एंगल से सोचना शुरू करोगे तो शायद आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके सारे जवाब हमारे युवाओं के पास हैं। और युवा जानता है कि आज एआई की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और नॉट ओनली एआई, युवा जानता है कि आज जो कुछ हम लोग खा रहे हैं या हमारी आँख को कितना घंटा हम लोग टाइम दे रहे हैं, हर चीज़ में आज जो हम कर रहे हैं, इससे अपॉर्चुनिटीज़ उस फील्ड में बहुत बड़ी होने जा रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फूड का, आइस का, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी खड़ी होगी कि हेल्थ केयर की आज से 20 साल के बाद क्या अपॉर्चुनिटी होगी। शायद हम लोग 10 में से 8 लोगों को डिप्रेस देखेंगे, या हम लोग देखेंगे उनको आँख की तकलीफ है, आँख की नहीं है तो गर्दन की तकलीफ। फूड जो खा रहे हैं उससे पक्का है कि उसको सबको पेट की 20-25 साल के बाद बहुत बड़ी ज़रूरत आने वाली है। तो जब आप हर इंडस्ट्रीज़ में देखोगे, आप चाहे एरोप्लेन की बात मैंने आपको बताई, राइट, एरोप्लेन में आज अगर हम लोग देखते हैं 3 साल पहले कितने लोग प्लेन में जा रहे थे, आज कितने जा रहे हैं। 2 मिनट आँख बंद करके सोचिए कि अगले 20 साल में कितने लोग प्लेन में बैठेंगे। आपको हर इंडस्ट्री में, आपको नाम चाहिए, मैं 50 इंडस्ट्रीज़ के नाम दे सकता हूँ, चाहे वो डिफेंस है, चाहे एआई है, चाहे हेल्थ केयर है, आप डाटा की बात कर सकते हैं, कंप्यूटर की बात कर सकते हैं, राइट। आप जितने फील्ड में देखना चाहें आपको अपॉर्चुनिटी, आज आप चैट जीपीटी पे जाओगे और लिखोगे अगले 10 साल में कौन सी 10 इंडस्ट्री चलेगी, आपको 1 सेकंड में वो जवाब देगा। बट वो ज्ञान से काम नहीं होगा, काम होगा आपके अंदर की हिम्मत, आपकी इच्छा, आपकी भूख, आपका एक फुलिशनेस कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ बढ़ना है। क्योंकि आज ज्ञान तो आपको चैट जीपीटी पे सेकंडों में मिल जाएगा, राइट। तो कोई एक्सपीरियंस है ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, खाली अंदर के पावर को मजबूत करने की और वो फायर को जगाने की ज़रूरत। तो ये डर से निकल जाइए, एआई का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, ये सब होगा, बिल्कुल निकल जाइए। श्योर सर, अंदर की भूख से आप बिजनेस कर पाओगे और कोई भी टेरिटरी में घुस पाओगे। आई फुल्ली अग्री विद दैट। पर लेकिन सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप आज बिजनेस कर रहे हो तो आप कभी कर पा रहे हो, वारी एनर्जीज के अंदर कुछ 1500, 2000, 2500 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तभी आज आप बिजनेस कर पा रहे हो। अगर वो नहीं होते तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो दिक्कत खड़ा कर सकती थी। बिजनेसेस सबके लिए फर्स्ट ऑप्शन प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो सकती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जिनको, क्योंकि बिजनेसेस टेक टाइम टू कन्वर्ट योर आइडिया इनटू मनी, द मनी कन्वर्जन टाइम इज मोर, सो if I want to earn instantly, simultaneously have some responsibilities as well, then how do I do that? Let me answer your question in 2 parts. पहले मैं मेरी बात करता हूँ। मैंने के 300 रुपये चाहिए थे मेरा जीवन चलाने के लिए। महाविजन विद्यालय में तो मुझे खाना रहना सब मिलता था, बट कपड़े धोने हैं, साबुन चाहिए, शाम को खाना कुछ चाहिए, रिक्शा के लिए कॉलेज जाना है, बुक्स लेना है। तो वहाँ मैंने डिसाइड किया था कि ये 300 रुपये अभी मैं बिज़नेस से कमाऊँगा, और मैंने कमाया। ये एक पार्ट था मेरा आंसर का। मैं बात कर रहा हूँ 1984 से लेके 87 की, कोई मैं 100-200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। अब तब बिजनेस करते थे कुछ? मैंने 12 के बाद बिज़नेस शुरू कर दिया था। कहीं से माल लाना, कहीं देना, नाग देवी से लेके आना, ओपेरा हाउस से लेके आना और कहीं दुकानदारों को देना, राइट। और आज कहीं न्यूज़पेपर का भी काम करते हैं, तो वो बिज़नेस है। पार्ट नंबर 2 जो मैंने दो पार्ट में आपको आंसर कहा था, हम लोग जैनों को ऑब्स्टेकल्स देखना अलाउड नहीं है और ग्रोथ माइंडसेट को भी अलाउड नहीं है। तो नॉर्मली किसी को आप बिज़नेस करने के लिए बोलोगे तो लंबी लिस्ट लेके आएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास आदमी नहीं है। जैसे आपने कहा मेरे पास 1500 आदमी, 1500 नहीं, आज मेरे पास करीब 10,500 से 11,000 लोग हैं, बट इतने लोग नहीं हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे। तो ही विल हैव द ह्यूज लिस्ट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स एंड दैट इज़ अ फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट आपको ये बोलेगा कोई बात नहीं है, नहीं है तो और रास्ता क्या है, और रास्ता क्या है। और धंधा शुरू करने के लिए, मुझे धंधा शुरू करना था तो मुझे किसी ने 5,000 रुपये लिया, अपना ब्याज लिया, उसने उधार दिए थे। जी, आप लोग जाके ट्राई तो करो। आपको आज की तारीख में वो 5,000 रुपये की अगर वैल्यू आज 1 लाख हो गई है तो आपको 1 लाख शायद आपके पेरेंट्स देंगे। तो मुझे आज ही पैसा कमाना है तो मैं आज जॉब करूँ। आप एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए कि जैनों को एक बार अगर वो जॉब में चले गए, उनको बिज़नेस में वापस आना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 में से 5 आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके दिमाग में ऐसी जो लंबी लिस्ट होगी, मैं बिज़नेस इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मैं ग्रोथ माइंडसेट इसलिए नहीं रख सकता हूँ, राइट, मैं नया कुछ नहीं कर सकता हूँ, इन सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा।
और जिस दिन आप निकल जाओगे उस दिन जो हम हिंदी में कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, वो शुरू हो जाएगी। फिर सर आपके जो 10,500 एम्प्लॉयज़ है वो नए 10,500 वारी खोलने के लिए सक्षम हो सकते हैं? हो सकते हैं, और हम लोगों ने सपोर्ट भी किया है। मेरे काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो पहले से आज बिज़नेस कर रहे हैं, और उनको हमने फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया है, बिज़नेस का भी सपोर्ट किया है। जी, क्या बात। और कुछ लोगों के साथ मेरा जॉइंट वेंचर भी है आज, ऐसा नहीं है, Okay. फैमिली की साइड से। ग्रेट टू हियर। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि विश्व में ऐसे कौन से नए नए धंधे हैं जो आज शुरू हो रहे हैं जिनकी शक्यता आज जैन्स नहीं देख पा रहे हैं? ऐसे कौन से नए धंधे उनके लिए हो सकते हैं जहां वो अपना करियर बना सके? अभी उनको बिजनेस करना है, वो बात तय हो चुकी है, तो फिर ऐसे कौन से नए बिजनेसेस है जिसमें वो शुरुआत करें? मुझे बताइए, आप सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें चैट जीपीटी है। जी। आप आज घर जाके पहला काम, या नीचे उधर के गाड़ी में बैठ के पहला एक काम कीजिए, विच आर द फ्यूचर टॉप 10 बिजनेसेस, एंड यू कैन ट्राई टू गूगल इट ऑल्सो। बट ये करने के लिए सबसे पहले अंदर से इच्छा लगेगी कि मुझे पहले 10 बिजनेस देखने हैं। मुझे फ़ोन अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, पर उसको ऑपरेट करने के लिए आपकी इच्छा लगेगी जी। आपके अंदर, वो भूख लगेगी। अगर वो है, 10 बिज़नेस मैं भी आपको बता देता हूँ। हॉस्पिटलिटी चलेगा, टूरिज़्म चलेगा, हॉस्पिटल हेल्थ केयर चलेगा, डिफेंस चलेगा, एरोस्पेस चलेगा, राइट। जी। आप आगे चलिए, लोग जितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उतना ज़्यादा खर्चा करेंगे, जी। राइट। कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे? मैंने एक आपको कहा, बच्चों के पीछे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो एजुकेशन बहुत चलेगा, जी। राइट। आप आगे चलिए, जब आपके पास पैसा बढ़ता है तो फैशन ज़्यादा चलेगी। आज आप ब्रांडेड चीज़ें 5 साल पहले कितनी चल रही थी और आज कितनी चल रही है, जी। ये लिस्ट कोई छोटी नहीं है। और जब आप ये लिस्ट सोचते हैं कि ई कॉमर्स और बढ़ेगा, तो जैन ई कॉमर्स में क्या कर सकते हैं? सामने कोरोगेटेड बॉक्स पड़ा है, आप सोचिए कोरोगेटेड बॉक्स का कंजम्पशन आज से 2 साल पहले कितना था, और जब आपके घर पे डिलीवरी आना शुरू हो गया तो बॉक्स का कितना बचा है? क्या मैं बॉक्स की फैक्ट्री डाल सकता हूँ? क्या मैं लेबल डाल सकता हूँ? क्या मैं डिलीवरी सर्विस शुरू कर सकता हूँ? आपके घर पे क्विक कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, ये बढ़ रहा है। तो क्या मैं 1000 बाइक लेके इन लोगों को बाइक रेंट पे दे दूँ और डिलीवरीज वालों को ये काम शुरू कर दूँ? मुझे क्विक कॉमर्स में नहीं जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो मैं डिलीवरी बॉय से तो काम शुरू कर सकता हूँ। टैक्सीज़ आप लोग देख रहे हैं, कितनी ऊबर ओला आज से 5 साल पहले थी, आज रोड पे कितनी आ गई। तो नॉलेज का फ्यूचर क्या है, ये शायद इजीली मार्केट में अवेलेबल है, फ़ोन पे अवेलेबल है। अवेलेबल क्या नहीं है? अंदर की इच्छा, राइट, भूख। वो जब आप आपकी इस माध्यम से तैयार करोगे, तो कोई भी इंटरनेट पे जाके आप किसी भी एक चीज़ ले लीजिए कि मुझे जूतों का काम करना है, राइट, या मुझे कोई लेडीज़ मेकअप का काम करना है, तो अगले 5 साल में कौन सी चीज़ चलेगी आपको कंप्यूटर 2 मिनट में बता देगा, गूगल बता देगा। तो नई लाइन कौन सी चलेगी अगर आपको देखना है, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ भी चलेगा, रिसाइकल रिलेटेड कुछ भी चलेगा। अभी उसमें आप उस वैल्यू चेन में आप कहाँ जाना चाहते हो? आप सर्विसेज में जाना चाहते हो, प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, पैकेजिंग में जाना चाहते हो, आप उसको फिर डिटेल में जाके डिसाइड कर सकते हैं। जी। और जब इंडिया की इकोनॉमी आज जो हम कह रहे हैं, इससे 6 to 7% इकोनॉमी बढ़ने वाली है, तो 7% का पहले मतलब समझ लीजिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं सर्टेन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स ग्रोइंग बाय 7%, इट कम्स इनटू द बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हाथी की जो बात है वो ये इंडिया की स्टोरी है। तो इंडिया में तो आज जो हम साइज़ ऑफ इकोनॉमी देख रहे हैं, ये तो बहुत फास्ट आगे जाने वाली है। तो जैनों के लिए जो अपॉर्चुनिटी पास्ट में थी, उससे बहुत बड़ी अभी है, बहुत ज़्यादा है। और ये किसी कंट्री के लाइफ टाइम में कभी एक ही बार, जिसको सुवर्णकाल बोला जाता है, वो आता है कि जहाँ कंट्री का ये ग्रोथ होता है। आज आप यूरोप देख लीजिए या जापान देख लीजिए, वहाँ 2% का ग्रोथ इज़ लाइक वेरी हाई ग्रोथ। हम लोग 6, 7, 8% की बात करते हैं सालाना, एंड दैट टू एट दिस साइज ऑफ इकोनॉमी। तो जब आप अपॉर्चुनिटी मुझे पूछोगे, तो मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी शायद आज के 25 या 26 साल के यूथ के पास जो है,
वो अगर हमारे टाइम पे होती तो हम लोग जो कर पाए उससे 10 गुना कर पाए। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन दिस स्टार्टिंग बिजनेस और क्या नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सर, मूविंग अहेड, आवर टॉपिक फॉर द डे इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ जैन्स। एक समय जो जैनों का बिजनेस इस पे राज था, वो आज धीरे धीरे एक, वो कापड़ बाजार हो, वो लोखंड बाजार हो, वो कोई भी मार्केट हो, वो सब जैनों का उस पे राज था, लेकिन वो आज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो वापस किस प्रकार हासिल हो सकता है? देखिए, अगर आप कंटिन्यूस अपने आप को कहीं अपडेट नहीं करोगे, जी राइट, जिसको हम कहते हैं कि समय तो चल रहा है, जी समय की घड़ी बंद नहीं है, जी एंड चेंज इज ओनली द कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, जी। राइट। It's one of our tagline of our Jainik vision. Change is the only constant. So if the change is a constant in world, and if you are not changing the way the time is changing, जी तो हम लोग ये लिखा के तो नहीं आए यहाँ पे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जिस तरह से कपड़े का धंधा करता था वैसे ही करूँगा, जी। राइट। कैसे टिक पाएगा वो? आज आप कितने कपड़े खुद लेके सिलाते हो और कितने कपड़े रेडीमेड लेके आते हो? ऑलमोस्ट। किसी ने हमारे कपड़ा बाज़ार में जब हमारे जैन काम कर रहे थे तब किसी ने ये तो नहीं बोला था कि आप अपनी ब्रांड से शर्ट का दुकान शुरू नहीं कर सकते हो, आप अपनी ग्लोबल ब्रांड शर्ट की पैंट की नहीं बना सकते हो, लेडीज़ गारमेंट्स के नहीं बना सकते हो। किसी ने मना तो नहीं किया था। तो व्हाट हैज़ स्टॉप देम? अ फिक्स माइंडसेट। वो जहाँ भी थे उनको लग रहा था वी आर द मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन, और हमारा ये जो दरबार है, हमारा ये जो बिज़नेस है, ये अभी पीढ़ियों तक चलता रहेगा। अगर यहीं ये होता कि मुझे रोज़ कुछ नया करना है, मुझे और ग्रो करना है, मुझे कुछ और देखना है, जी राइट, जी तो जो कपड़े में थे हमारे लोग, जिनकी आज एक इतनी बड़ी बड़ी पीढ़ियाँ थी, जी आज शायद उनके ब्रांड का शर्ट हम पहनते थे। क्यों ये दूसरी ब्रांडें आई जी जिनको कपड़े का, जिसको गुजराती में हम क बोलते हैं, वो मालूम नहीं था, और वो उसके शर्ट और टी शर्ट आज हम लोग पहन रहे हैं। जी तो कोई भी बिज़नेस में आप देखोगे तो वहीं गया है उनका पीछा, पीछा जिसको मैं कहूँगा, या जो लोग पीछे रह गए हैं, जी जहाँ उन्होंने समय के साथ वो कंटिन्यूस ग्रो नहीं किया। जी अगर वो समय के साथ कंटिन्यूस ग्रो करते, अपने आप को चेंज करते, तो शायद वो पीछे नहीं रहते। काफ़ी ऐसे गुजराती फैमिलीज़ हैं, आज उनको आप 30 साल 50 साल से देखो तो वो समय के साथ अपने आप को चेंज करते गए, जी और आज भी वो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज़ में, चाहे स्टॉक एक्सचेंज में हो या बिज़नेस में हो, आज भी वो है। जी तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो 100 साल से, 4 पीढ़ी से, 10 पीढ़ी से, और कुछ कंपनियां जो आपको पता होगी, चाहे BMW कार में हो या मर्सिडीज़ हो, राइट, जी फैमिली कंपनीज है ये। 70% ऑफ द ग्लोबल बिजनेसेस आर द फैमिली कंपनीज टुडे। जी तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज वो 150 साल से, 200 साल से मार्केट में है, इंडस्ट्री में। अगेन आप गूगल करके देख सकते हैं 2 मिनट में। तो नॉलेज, फिर से मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज की कमी नहीं है, यहाँ कमी आ जाती है कि एक, अगर आपने फ्रॉक की स्टोरी सुनी हो जो बहुत अच्छी चली है लॉन्ग टर्म तक, कि एक पानी में उस फ्रॉक को रखा गया था। हमारे जैनों में बात नहीं कर सकते हैं, बट एक कहानी के तौर से हम ज़रूर देख सकते हैं इसको। और नीचे थोड़ा सा लाइट, उसको नीचे फायर शुरू कर दिया, मतलब आप कह सकते हैं कि छोटा सा गैस पे शुरू किया। वो पानी के अंदर जब फ्रॉग है तो उसको पता नहीं चलता है कि पानी धीरे 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 गर्म हो रहा है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि फ्रॉग का खुद वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। जी यही हालत बिजनेस में होता है कि जब चीज़ बाहर से आ रही है और आपको पता नहीं चलता है कि क्या दुनिया में हो रहा है, आप उसमें ख़त्म हो जाते हैं। जी आज भी मुझे आप कहोगे तो कपड़ का धंधा बहुत अच्छा है, बट क्या करना चाहिए, क्या चाहिए लोगों को? जी पहले आप कपड़े पे कितना खर्चा करते थे, आपके फादर को आप पूछिए, और आज आप कितना करते हो? जी तो मार्केट बड़ा है, बड़ा है, डिमांड बड़ी है। बड़ी है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि मेरा कपड़ का धंधा बंद हो गया। तो समय के साथ अपने को चेंज करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, कंटिन्यूस ग्रोथ माइंडसेट रखना होगा। जी नंबर 3, कस्टमर्स डिमांड एंड पैटर्न, जो कस्टमर की डिमांड की कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जी उसको ऑलवेज ध्यान रखना होगा कि कस्टमर को और मैं क्या ज़्यादा दूँ। दुनिया किस तरफ जा रही है, कस्टमर चॉइसेस, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा आलसी बनाओ,
फ़ोन करो घर पे खाना आ जाना चाहिए, रेस्टोरेंट तक जाना नहीं है। तो दुनिया किस तरह से मूव हो रही है उसको समझना जी और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली रीअलाइन करते जाना, जी राइट। जी ये अगर आप करते चले गए जी तो ये प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूँ फ्यूचर में जैनों को आएगा, जी। और जिन्होंने किया है वो लोग आज कर रहे हैं। आपका भी पहले से कोई बिजनेस चल रहा होगा, सो सोलार टर्निंग पॉइंट, व्हाट मेड यू थिंक दैट इट्स सोलार इज द वे फॉरवर्ड? इंस्ट्रूमेंटेशन के बिज़नेस में हम लोगों ने प्रेशर गेज का, मैंने थर्मामीटर का फिर ट्रेडिंग शुरू किया था, हार्डवेयर का फिर ट्रेडिंग में से मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट। सो 65 कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट में पहुंच गए थे। जी इंडिया का 55% मार्केट शेयर ले लिया था। तो वहाँ एक आइडिया आ गया कि अब इसके आगे ज़्यादा चढ़ना मुश्किल है, जी और उस वक्त सोलार हमारा कुछ लाइन पे आना शुरू हो गया था और कुछ आइडिया आ गया था कि ये सोलार बहुत बड़ा होने वाला है। तो 2011 में जो कंपनी मैंने 12th क्लास के बाद शुरू की थी वो कंपनी 2011 में मैंने बेच दी। जो मैंने कहा समय के साथ चेंज करना, जी किस बिज़नेस को कहाँ आपको बैन करना है, कौन सा नए बिज़नेस को शुरू करना है, किस बिज़नेस को कहाँ आपको अलाइनमेंट करके चेंज करना है। जी और 2011 के बाद हम लोग ने सोलार को ज़्यादा फोकस किया। जी उसके बीच में हमने वाल का भी बिज़नेस किया, वहाँ भी हमने कुछ नुकसान किया होगा और कुछ तकलीफ़ें भी आई। बट सोलार को जब हमने फोकस कर दिया तो वहाँ एक चेंज हो गया था कि जो कॉलेज के दिनों से शुरू किया हुआ काम आप ओवरनाइट चेंज कर देते हो। क्या बात है, इट टेक्स गट्स टू चेंज इट ओवरनाइट। वही जैनों का काम है, हम रिस्क के लिए तो पैदा हुए हैं। लेकिन आपने जो भी ग्रोथ माइंडसेट की बात की, हम काफ़ी बार ऐसा सुनते हैं कि अगर आपके पुण्य में लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा, तो अगर मेरी पुण्याई है तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं? अगर मेरे पुण्य में लिखा होगा तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? से हम लोग जैन हैं और हम लोग हमारे प्रभु महावीर स्वामी भगवान को भी जानते हैं जी कि उन्होंने भी क्या पुरुषार्थ किया था। जी हम हमारे सारे साधु संतों को जानते हैं जी कि क्या उनका पुरुषार्थ है, चाहे वो तप का हो, चाहे हमें लाइन पे लाने का हो, जी राइट। जी तो हमारे शासन में कहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जी कि जिन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया हो। जी अगर हमारा शासन ये कह रहा है कि पुरुषार्थ करना है, जी चाहे एक चौवियार करने का भी पुरुषार्थ लगता है, जी तो हम लोग पुरुषार्थ के बाद पुण्य सोचने वाले लोग हैं। हम, मेरे हिसाब से, मैं ज़्यादा जैनिज़्म नहीं जानता हूँ, ना मेरी कोई ज़्यादा पढ़ाई है, पर जो कुछ मैं देखता हूँ जी कि किसी को एक प्रभु की भक्ति में इतना पुरुषार्थ करते हैं, जी चाहे किसी खाने के लिए उतना पुरुषार्थ करना पड़ता है जी कि हम एक टाइम भूखा नहीं रह सकते हैं, और हमारे महात्मा 180 दिन तक जी पानी पे रहते हैं। जी क्या पुरुषार्थ होगा? जी और हो सकता है उस पुरुषार्थ को हम जो कहते हैं हिंदी में कि अगर जिसने पुरुषार्थ किया उसके पीछे तो भगवान भी है। भगवान का मतलब मैं समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद है, पुण्याई है, नसीब है, आप कुछ भी बोल सकते हो। जी बट शायद ही मैंने कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर भी देखा है, जी राइट। चाहे इंडिया में हम धीरू भाई की बात करें या हम बिरला फैमिलीज़ में बात करें या कोई भी फैमिलीज़ में बात करें, जो बिना पुरुषार्थ आज यहाँ पहुँचे हैं। जी आपके पास कोई है तो बताइए कि जिन्होंने, और वो कितने हैं। हो सकता है 2-4 लोगों को लॉटरी लग गई हो, जी बट अगर आप 1000 लोगों को देख लो जी जो अपनी लाइफ में आगे आए हैं, जी सचिन तेंदुलकर को देख लो, अमिताभ बच्चन को देख लो, जी राइट। जी मुझे तो अभी तक कोई मिला नहीं है। जी महात्मा गांधी को देख लो, जी राइट। सरदार पटेल की बात करें, हम अपने अभी मोदी साहब की बात करें, जी राइट। जी बिना पुरुषार्थ, बिना हार्ड वर्क, बिना स्मार्ट वर्क, आई डोंट थिंक इस दुनिया में मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला है, जी और मुझे लगता है ढूंढना भी नहीं चाहिए। जी जी सर, हम लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे चले तो हमारे शास्त्रों में एक एग्जाम्पल आता है, आपने शायद सुना होगा, श्री शालिभद्र जी का। तो कहा जाता था कि उनके घर पे डेली 99 पेटियां स्वर्ग से उतरती थी। तो इस उदाहरण को हम किस परिप्रेक्ष्य में देखें? इसके पीछे का उनका पुरुषार्थ थोड़ा याद कीजिए। अगले वो में उन्होंने क्या किया था? जी
वो संगम थे और उन्होंने महात्मा को बहुत ही भाव से खीर बहराई थी। तो कुछ तो पुरुषार्थ किया था। जी ये बिना खीर नहीं हो रहा थे वो, और वो भी अगर सोते रहते जी हैं, राइट, जी तो शालीपत्र की पेटियाँ नहीं उतरती। जी तो कहीं भी हमारे शास्त्रों में कहीं भी आप देखिए किसी को कुछ मिला है, जी उसके पीछे उसने कुछ किया है, जी चाहे पूर्वाभाव में किया हो, हम्म, चाहे आगे कुछ किया हो। जी और वो पेटियाँ मिलने के बाद भी शालीपत्र ने वो पेटियाँ शायद रखी नहीं है अपने पास। एक रोज एक दिन पहनते थे और दूसरे दिन फेंक देते थे। फिर क्या उसका फेंकते नहीं थे, हाँ उसका सदुपयोग क्या होता था, जी उसमें भी पुरुषार्थ लगता है। पैसा कमाने से पैसा अपने को अच्छे कामों में लगाने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ लगता है, जी ज़्यादा हिम्मत लगती है। जी तो इनको जब आप दूसरे एंगल से देखना शुरू करोगे तो आपको हर जगह ये लगेगा। जी तो शास्त्रों में भगवान की तपस्या, गुरु महाराज की तपस्या जी के एग्ज़ाम्पल को हमें लेना है या कोई हाफ एग्ज़ाम्पल लेना है, जी वो भी अपने को तय करना पड़ेगा। जी वो कन्वीनियंट हो गया। कन्वीनियंट भी ऑल्सो पार्ट। Yes. तो पार्ट कन्वीनियंट तो कोई एग्जाम्पल ऐसे हम लोग बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने कि अगर धर्म भी करना है तो वो हम पूरे पुरुषार्थ से करें तो ही वो बाकी सब जगह पे उतने पुरुषार्थ से हमें रिजल्ट दे पाएगा। सर मूविंग अहेड, जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि आगम सूत्रों में जहाँ भी श्रावकों का जिक्र किया गया है तब सबसे पहले उनकी आर्थिक संपन्नता, देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर टॉपिक उसको महत्व दिया गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप आज के युवा और युवतियों को आप आर्थिक संपन्नता खड़ी करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये भूख तैयार करो कि मुझे कुछ करना है। जी मुझे 9 to 6 नहीं करना है, सैटरडे संडे मुझे छुट्टी चाहिए। आज के युवाओं में ये चीज़ जो है। जी दूसरा, एक बहुत बड़ा हम लोग देखते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा रहता है, थॉट्स ऑफ क्लैरिटी नहीं होती है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी रहता है, कंपैरिजन में काफ़ी कुछ टाइम निकाल देता है कि मैं यूनिक हूँ, अलग हूँ, उसमें वो टाइम नहीं दे पाता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी आज कि युवा का टाइम कहाँ जा रहा है, जी युवा का टाइम कहाँ जाना चाहिए। मैं एक जैन हूँ, मैं एक भामाशाह की एक हिस्ट्री लेके यहाँ आया हूँ, उसका एक वंशज हूँ। तो पहले तो पैसा कमाना ये मेरा काम 100% है जी और मुझे ये करना ही करना है, एक और अच्छी तरीके से करना है, नीति से करना है। जी बहुत सारे बिजनेसेस जो मेरे धर्म में अलाउड नहीं है जी कि कल मैं वाइन का काम करूँ या नॉनवेज का करूँ या जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है जी इनसे सबसे दूर रहना, इवन उनके शेयर नहीं खरीदने, जी राइट। तो नैतिकता से जी बिजनेस करना है। जी बिल्कुल मैं जॉब मना नहीं कर रहा हूँ, जी क्योंकि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, और वो भी एक प्रोफेशनल है, जी बिजनेस नहीं है लेकिन बहुत बड़ा प्रोफेशनल है। बहुत बड़े लॉयर्स हैं, आज लॉयर्स की शायद इनकम काफ़ी बिजनेसमैन से ज़्यादा है, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़्यादा है। तो मैं जो करूँगा उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का मैं लक्ष्य लेके आगे बढ़ूँगा। ये सबसे पहले यूथ में एक चीज़ सेट हो जाना चाहिए, फोकस। सारी एनर्जी उनकी उस चीज़ पे फोकस होनी चाहिए। जब हम बहुत कुछ अपने आप को टाइम डाल देते हैं अलग अलग जगह पे, चाहे सोशल मीडिया हो, फ़ोन हो, फ्रेंड्स हो, फिर वो टाइम आपको रहता नहीं। सचिन तेंदुलकर तब बने हैं जब उन्होंने बैटिंग में घंटों घंटों तक रोज़ फोकस करके बैटिंग की प्रैक्टिस की। जी अगर वो भी हमारी तरह 6 घंटा अगर आपका फ़ोन का टाइम यूज़ 4 घंटा 6 घंटा करते तो सचिन तेंदुलकर नहीं बनते हैं। जी ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं इंडिया में, हमें इंडिया के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फोकस होना चाहिए, पैसा बनाना है बहुत क्लियर होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, और ये सोच नहीं होनी चाहिए कि जो है उसको मैं संभाल के रखूँ। सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। माइंडसेट ये नहीं हो जाना चाहिए कि भी मेरी एक सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। तो जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी तक आदमी जाता है उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाता है, जी सेफ जोन में चला जाता है। सेफ जोन में चला जाता है। तो आर्थिक सुदृढ़ता चाहिए,
बट उसके साथ साथ ह्यूज ग्रोथ भी चाहिए। तो युवाओं को, जो मैंने पहले आपको बताया, ये अपॉर्चुनिटी किसी कंट्री के लाइफ टाइम में शायद एक बार आती है। आप वहाँ पे इंडिया में खड़े हैं, इकोनॉमी फास्ट ग्रोथ हो रही है, नई नई चीज़ें, कंजम्पशन जो पहले नहीं था वो बढ़ रहा है, नई चीज़ें आ रही है, धंधा करने का, प्रोफेशन में आगे बढ़ने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। फोकस करो, लाइन डिसाइड करो, पूरी ताकत से लग जाओ। 1000 दिन जब आप दोगे उसके पीछे, आपको उस दिन रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि आपने ऐसी चीज़ कर दी है और वो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। जी और बाकी मैनिफेस्टेशन है, एक आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी, उसके बारे में अगर या बुक पढ़ी होगी तो वो सही है। आप लोग सोचो, लिखो, देखते रहो, सोचते रहो, उसके बारे में दिन में भी सपने देखते रहो। आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल है, मैं गलत सोच रहा हूँ, जी बट कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा, टाइम लगेगा, ये तो हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। जी तो बहुत इजी है, राइट टाइम है, बस आज से अभी से लग जाओ। जी What a powerful, energetic and motivational message to all our viewers. Coming to the other side of it. आज एक बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जैन दूसरे जैन को उतना सपोर्ट नहीं करता कि जितना उसको करना चाहिए। तो इस पे आपके कोई थॉट सर? देखिए, फिर से हम लोग जा रहे हैं कि क्या नहीं हो रहा है, वहाँ हमें अपने आप को थोड़ा रोकना होगा। फिर से एक जैन को पहले खुद को जो करना चाहिए वो कर रहा है क्या? क्या वो यही सोच रहा है कि मेरे जैन सॉलिड है, मजबूत है, बिजनेस पे है, नेटवर्क में है, वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा उद्धार होगा, यही सोच रहा है? जी सबसे पहले इससे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। आपने जैन कुल में जन्म लिया है, प्रभु का शासन मिला है, मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर रहा हूँ और दूसरे लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, उसके तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा है, जी वैसे तो काम नहीं होगा। जी बट मैं बता दूँ, शायद जैनों में जितना काम हो रहा है बहुत कम कौमों में इतना काम हो रहा है। आप अगर जीतों को समझते हो, महावीर विद्यालय जैसी संस्थाओं को समझते हो, राइट, कितने धर्म में ये काम हो रहा है, जहाँ जॉब्स की बात होती है, मैट्रिमोनी की बात होती है, फाइनेंस की बात होती है, एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता है, राइट, मेंटरिंग होता है, जॉब्स में भी प्रेफरेंस दिया जाता है। बट किसी जैन को जॉब मिलने के बाद क्या उस कंपनी को वो वहाँ जाने के बाद अगर मेहनत करेगा जी उस कंपनी में, उस कंपनी को आगे लेके जाएगा, पूरी ईमानदारी से काम करेगा, और ऐसा आदमी अगर आपके पास है, जी आप जाने दोगे क्या उसको? आप उसको पगार में बढ़ावी करके दोगे? नहीं दोगे। जी उसका मोटिवेशन, एप्रिसिएशन करोगे? नहीं करोगे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अलग साइड से ज़्यादा है। वहाँ सब लोग मेरे लिए करें उसकी अपेक्षा बहुत है, मैं किस लिए क्या करूँ, वो मेरी जवाबदारी, मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप अभी ये जो काम कर रहे हैं ये जैन के लिए कर रहे हैं, राइट? तो आप एक जैन हो, एक जैन को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हो। जी ऐसे कितने प्रोजेक्ट इंडिया में, आप जैनों की स्कूल्स देख लीजिए, जैनों की धर्मशाला देख लीजिए, कितनी चल रही है। जी तो एक जैन दूसरे की जैन काम ही कर रहा है, जी राइट? हम खाली आज से सोचना शुरू कर दे हुए हर कोई, मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ, जी और वो मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक 10 गुना सामने से आएगा आएगा आएगा। हमें, हमारे दर्शकों को इतना तो ज़रूर समझ में आ गया कि फर्स्ट फोकस हमें खुद पे रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को अगर आपसे इस परिप्रेक्ष्य में पूछता हूँ कि आज सपोज कोई दूसरी कम्युनिटी है, उसका एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए जितना कर रहा है, कंपेयर टू दैट एक जैन दूसरे जैन के लिए उतना नहीं कर रहा है, ऐसा हम देख पा रहे हैं। तो उस पर आपके थॉट सर? थोड़ा मेरा विचार अलग है यहाँ पे। आप पहले देखिए, जैन जो कर रहे हैं ना, हो सकता है मैं 1-2 कम्युनिटी को छोड़ दूँ, जी बट बाकी किसी भी कम्युनिटी से जैनों में काम बहुत हो रहा है। बॉम्बे की आप बात कर लीजिए या गुजरात की, कहीं राजस्थान की बात कर लीजिए, देखिए कितने ग्रुप्स हैं, कितने लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मेडिकल के बारे में बात करें, काफ़ी कुछ काम हो रहा है। कितनी हॉस्पिटल जैनों ने बनाई है, कितनी स्कूलों जैनों ने बनाई है। पर यहाँ मेरा दृष्टिकोण ये है,
कि मैं कभी भी किसी जैन का कोई बेनिफिट लेता हूँ और वहाँ मेरी एक फेवरेट बुक रही है 7 हैबिट्स, स्टीवन कोवी ने लिखी है ये। जी यहाँ सेकंड हैबिट है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जी जिस दिन हमारे में ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आ जाएगा जैनों में, जी कि आज किसी भोजनशाला में मैं जाके आया और मुझे वहाँ उन्होंने खाना खिलाया, चाहे 50 रुपये का कूपन था, जी मेरे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, पर 50 रुपये में इतना सात्विक और अच्छा भोजन मिला, और मेरे पास अगर समय है और उस भोजनशाला में मैं अगर आधा घंटा भी मेरी सर्विस दे दूँ, या मैं समय भी नहीं है मेरे पास, तो मैं खाली जिन्होंने ये काम किया है उसके लिए मेरे मन से मैं ये चाहूँ कि भगवान इनको और पैसा देवे और शक्ति देवे, ये और ऐसा काम करें। जी आप ग्रैटिट्यूड किसी भी तरह दे सकते हो, तन मन और धन से। और अगर पैसा है आपके पास तो वहाँ कुछ आप पैसा भी लिखा के आइए। 50 रुपये का टोकन लेके मैं नाश्ता करके गया, खाना खाने गया। हम लोग जानते हैं 50 रुपये में बाहर क्या मिलता है आज, एक सही दाल भात नहीं मिलते, ठीक है, वो भी लिमिटेड। जी तो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं। किसी ने मेरे टाइम पे पढ़ने के लिए मुझे 135 रुपये की फ़ीस आज महाविद्यालय विद्यालय ने दी थी। जी तो मैं मरूंगा तब तक उसको याद रखता हूँ, बार बार याद रखता हूँ कि 135 रुपये मुझे एक जैन संस्था ने दिए थे। जी और कहीं जैन श्रेष्ठियों ने जब महाविद्यालय विद्यालय को खड़ा किया, जी उन्होंने जब पैसा दिया, जी तब जाके मुझे मिला। तो यहाँ हमें अगर एक जैन दूसरे जैन को और ज़्यादा ध्यान रखे और बढ़ाए, जी तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मन से, कि हमारा ग्रैटिट्यूड कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। क्या अच्छा काम किया है इन्होंने, कैसे अच्छा मंदिर बनाया कि मुझे आज दर्शन करने मिल रहे हैं, जी उपाश्रय बनाया, मुझे महाराज साहब के दर्शन करने मिल रहे हैं, वहाँ वंदन करने जा रहा हूँ, खाना मिल रहा है। जो लोग इकोनॉमिकली वीक है उनको आज कहीं जैनों की संस्था है, राइट, एजुकेशन के लिए पैसा दे रही है। कहीं लोग आज मुंबई में आज राशन दे रहे हैं, राइट, कैश पैसा दे रहे हैं। काफ़ी ऐसे जीतों के अंदर भी हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट चला रहे हैं जहाँ बहुत नॉमिनल चार्जेस पे मेडिकल से लेके काफ़ी चीज़ें का सपोर्ट हम लोग वहाँ दे रहे हैं। नौकरियों के लिए ट्राई करते हैं। तो कम से कम 28 प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा डिफरेंट, राइट। जॉब बढ़ा, उनको जॉब देना है, बिजनेस बढ़ाना है, मैच मेकिंग है, और काफ़ी संस्थाएं कर रही हैं। यहाँ जिस दिन जैनों का एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड शुरू हो जाएगा, मुझे आज राशन मिल रहा है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और मेरे पास आधा घंटा है, क्या आधा घंटा मैं हमारे मंदिर की शुद्धिकरण को दे दूँ? क्या मैं पुजारी का हाथ बटा कर दूँ? क्या मैं धर्मशाला में जाके आधा घंटा काम कर लूँ? क्योंकि मुझे जैन शासन ने ये आज खाना दिया है, राशन दिया है पूरे महीने का, जी या मेरे से शारीरिक वो मेरे में शक्ति नहीं है, तो क्या मैं खाली भगवान के सामने इस सबका एक आभार व्यक्त करूँ? सबसे पहले भगवान का, गुरुदेव का और सबका। तो जिस दिन ये बढ़ना शुरू हो जाएगा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो दो चीज़ होगी इसमें। जिन्होंने, जैसे मेरे जैसे लोगों ने संस्था से पैसा लेके पढ़े हैं, वो ग्रैटिट्यूड से मैं ज़्यादा संस्थाओं को, जैनों को सपोर्ट करूँगा, जी पहली बात। दूसरी बात, उनकी भावनाएं, राइट, उनका मन, ये जब प्रभु के सामने वो ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे, गुरुदेव के सामने करेंगे, तो नेचुरली उसकी भावनाएं पहुंचेगी हर जगह पे, और उसकी वो शक्ति से, अंतर की जो भी शक्तियाँ कहो, मन कहो, उससे ये चीज़ और बड़ी होगी। जी लेकिन अगर मैं ये कहूँगा ऑलवेज, जिसको मैं सबकॉन्शियस माइंड को कहता हूँ, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे घर में अच्छा नहीं हो रहा है, जी हम कभी आगे नहीं जाएंगे। जी तो सबसे पहले अंदर की भावनाएं पहुंचनी चाहिए कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं उसका 10x रिटर्न करने की ऑलवेज भावना रखूं। जी मुझे अगर एक टाइम भोजनशाला में खाना खाया है तो मैं 10x इसको कैसे वापस करूंगा दूसरे जैनों के लिए, जी ये भावना को हमें और मजबूत करना पड़ेगा। जी श्योर सर, व्हाट अ थॉट, व्हाट अ विजन, द एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड इज द मैसेज ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। आपने बीच में साधर्मिक भक्ति की बात कही, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आज
काफ़ी जगह काफ़ी बड़े पैमाने पे साधर्मिक भक्तियाँ हो रही है और जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन साधर्मिक भक्ति की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या वो ये होनी चाहिए कि आज आज कोई श्रावक अगर मेरे पास आ रहा है और उनकी मैं 1 बार 2 बार 3 बार साधर्मिक भक्ति करता हूँ तो उनकी लाइफ टाइम करूँ, या फिर कुछ ऐसा ऐसा साधर्मिक भक्ति में कुछ ऐसा रिवोल्यूशन हो कि मैं उनकी 1 बार साधर्मिक भक्ति करूँ और उनको फिर वापस मुझ तक पहुँचना ना पड़े? ये विषय मेरे बहुत दिल के करीब है, जी। क्योंकि मेरी लाइफ उस तरह से पास हुई है। मैंने आपको बताया कि कभी कभी 2 रुपया भी नहीं होता था तो 1 रुपये का बिस्किट का पैकेट लेके आके पानी में डुबो के हम लोग खाना खा लेते थे। जी। तो इसमें मैं क्लासीफाई करता हूँ टोटल हमारे जो साधर्मिक है। सबसे पहले जिनकी एज है, अकेले है और वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरे ऐसा है कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। और तीसरा है कि जिनकी एज अभी उतनी नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। जी। चाहे बच्चे हैं, अनाथ है, जी। या उनके फादर मदर नहीं रहे, जो भी कुछ हुआ। इसमें हम लोग किस तरह से आज काम कर रहे हैं, जो मेरा मानना है, मेरा ये मानना है कि हम लोग हर कोई आदमी अपनी संख्या को देख के खुश हो रहा है कि मैंने आज 800 लोगों को अनाज दिया, मैंने आज 2000 लोगों को खाना खिलाया, जी। राइट, या मैंने 2000 लोगों को कपड़े दिए, जी। मैंने ये किया वो किया। तो यहाँ मेरा ये मानना है कि हम लोगों को एक फैमिली को देख के, जिस तरह से हम पूरी उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन में पूरे उसकी एनालिसिस करते हैं, जी। उस फैमिली की एनालिसिस करके एक उसके वर्चुअल फादर कहो या वर्चुअल पेरेंट कहो या वर्चुअल ब्रदर कहो, नाम कुछ भी दीजिए आप, वो एक होना चाहिए। और उस फैमिली का टोटल ध्यान, उसको आज मेडिकल के लिए 10 जगह जाना है, खाने के लिए अलग जगह जाना है, एजुकेशन के लिए अलग जाना है, क्योंकि हमने बहुत सारी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे हथौड़े बनाए। जी। और हर कोई आदमी वो छोटा हथौड़ा मार के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है, जो प्रॉब्लम के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फोकस लेज़र चाहिए। तो मैं एक साधर्मिक भक्ति कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर मैंने एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया है, वहाँ कोई भी आएगा उसका 50 रुपये में एक्सरे हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल। बट इज़ दैट सॉल्विंग द होल प्रॉब्लम ऑफ द साधर्मिक? नो, इट इज़ अगेन अ स्मॉल हथौड़ा कि मैं उससे ट्राई कर रहा हूँ। मेरे बाजू में कोई है, वो कहता है कि भाई आप हर गुरुवार को आइए, हम आपको किट दे देंगे। उसने उनके कार्ड बनाए हैं, सिस्टम बनाई है, ये हमारी संस्था है जीत, वहाँ हम कहते हैं कि जीत में से बच्चों को हम एजुकेशन के लिए पैसा देंगे। तो साधर्मिक का प्रॉब्लम मेरे हिसाब से करने के लिए जो कुछ कौम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं नाम नहीं लूँगा, और कुछ देशों में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, उस देशों में भी जहाँ पर एक फैमिली को पूरी एनालिसिस करके इस फैमिली को इकोनॉमिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, जिसको हम कहते हैं આજનો સાધર્મિક આવતીકાલનો શ્રેષ્ઠી અને ઉચ્ચ શ્રાવક કઈ રીતે બને। जी। राइट, आज का साधर्मिक उच्च श्रावक भी बनना चाहिए, श्रेष्ठी भी बनना चाहिए। जी। और मान लीजिए उसका काम एक फैमिली, आपके फादर को हमने या आपके फैमिली को दे दिया, जी। आपको अब पैसा दे सकते हैं, बात अच्छी बात है। आप नहीं दे सकते हैं तो एक कॉमन पूल है, वहाँ से आपको पैसा भी मिल जाएगा। बट दैट इज़ योर एक्सटेंडेड फैमिली एंड देन यू आर कम्प्लीटली फोकस ऑन दैट। एंड आई एम श्योर विद दिस कि एक फैमिली को एक ही दीजिए, आप उसकी ताकत है तो 2-3 दीजिए, बट ये एक सेंटर पॉइंट है। और इस सेंटर पॉइंट से जैनों की जितनी भी संस्था है इसके थ्रू यहाँ जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी है, इसका कर्तव्य है कि ये कल का सृष्टि भी बने और उच्च श्रावक भी बने। और जब ये टोटल फोकस जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कंपनियों में होता है कि उसका वो इंचार्ज है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फैमिली डेफिनेटली बाहर आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अनाज बंद कर दीजिए या आप एजुकेशन बंद कर दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि एक फैमिली के लिए, एक पर्सन को, एक ही फैमिली के लिए उसको, जो एक बीच में का वर्ग मैंने आपको बताया कि उसको क्या, कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं उसको ड्राइविंग के क्लासेस का पैसा दे के, एक टेम्पो का अरेंजमेंट करके क्या आत्मनिर्भर बनाऊँ? क्या मैं उसको एक
उबर की टैक्सी लेके मैं आत्मनिर्भर बनाऊं। ड्राइविंग तो कर लेगा, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। तो जब मैं वो केस की उस फैमिली की स्टडी करूँगा तो लेडीज़ है, तो लेडीज़ को कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं मेकअप के क्लासेस करा देता हूँ। और आज शादी ब्याह में आप जानते हैं कितना खर्चा हो रहा है, क्यों जैन जाके वहाँ आज मेकअप का एक एक का कितना 1000 रुपया देते हैं, आप जानते हैं। तो उस फैमिली का जब मैं पूरा एनालिसिस करके मैं कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, उनका एजुकेशन, उनका नॉलेज, उनके कॉन्टैक्ट्स देख के, और उसको आत्मनिर्भर मैं कैसे करूँ, उसके बच्चे को मैं किस स्कूल में, किस हॉस्टल में दाखिल करूँ। तो चलो आज नहीं, एटलीस्ट ये बच्चा 25 साल का जब हो जाएगा और उसको मैं अच्छा बिजनेस है, जॉब करा दूंगा, उस दिन तो ये फैमिली बाहर निकल जाएगी। आज हमारे फैमिली में से मैं अकेले, मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, तो आज हमारी फैमिली नहीं बट बहुत सारी फैमिलियाँ हमारे साथ, वो जो लोअर इकोनॉमी में थे वो लोग सब हायर में आ गया। ये साधारण भक्ति मैं कहूँगा, इस भक्ति को सब लोगों को बैठ के हमें एक पूरा प्लान बनाना चाहिए, और प्लान बहुत क्लियर बनाना चाहिए कि किस तरह से हम उस फैमिली को आत्मनिर्भर बनाएं और कैसे कल के सृष्टि बनाएं। और केस टू केस कंप्लीट डिफरेंट होगा, कहीं फूड का पैकेट का काम होगा, कहीं टिफ़िन का काम होगा, कहीं जैसे मैंने बताया व्हीकल दिलाने का काम होगा, कहीं उसको किसी धर्मशाला में जाके बैठा के धर्मशाला का वहीवट करवाने का होगा, कहीं उसका स्किल डेवलपमेंट का काम होगा कि वो स्किल उसमें डेवलप कराए तो उसका जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वो केस टू केस पूरा फोकस करके, ये 2-4 दिन 10 दिन का काम नहीं है, किसी एक फैमिली के साथ हैंड होल्ड करना है उसको और उसको अपने मंजिल तक पहुंचाना है। Wow, what a wonderful thought and a plan of action, sir. If this gets implemented, then it is a win-win situation for both the sides. मैं अगर किसी फैमिली को एक पर्सन उसका वर्चुअल केयर टेकर बनाता हूँ, तो आई विल ऑल्सो लुक इट आफ्टर एज अ माई फैमिली, एंड मैं उनका ना कि सिर्फ फिनेंशियली बट स्पिरिचुअली, सोशली, ऑल फेसेट्स में उनके डेवलपमेंट पे लुकआउट करूंगा, एंड दैट फैमिली विल ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड इट विल रिजल्ट इन टू विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ. And when our families are becoming a smaller and smaller, it is a need of the hour also that we became again a larger family. Right? A beautiful way to bring in the concept of larger family in a different manner, in the today's world manner. Wow, great. I don't agree to this. I say कि I made a mistake, but जैनों ने तो मिनिमम 3 થી 4 छोकरा होवा જોઈએ. दैट ऑलवेज ऐसे कि 3-4 बच्चे क्यों होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जैन्स वो लोग नेशनल बिल्डिंग में काम में हैं, चाहे वो प्रोफेशनल से है, डॉक्टर से है, बिजनेस में है, तो वो लोग उतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो जब आज किसी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ या अच्छे प्रोफेशनल के यहाँ उनके कम से कम 3 या 4 बच्चे जब होंगे तो वो नेशन बिल्डिंग में कितना बड़ा काम करेंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ाने की तरफ मैं नहीं कहता हूँ उसको, मैं ज़्यादा इस एंगल से कहता हूँ। We recently heard, I think so, when Devendra Fadnavis ji became Chief Minister of Maharashtra, thereafter I heard him quoting that जैनों का अगर कोई प्रोग्राम होता है जीडीपी में तो भारत के जीडीपी का प्रोग्राम होता है। तो हमारा फैमिली जो है वो हमें जीडीपी का कंट्रीब्यूटर मान के उसको एक्सपांड करना चाहिए। आज मेरे जैसे कई युवा है जो शासन के लिए कुछ करना चाहते हैं, शासन के लिए कुछ करने की चाह रखते हैं, उनके लिए अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली उन पे भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उन पे भी हाउ टू मेक मनी, उसका एक क्वेश्चन बहुत बड़ा उनके सामने खड़ा होता है। तो एक एनजीओ या एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हम उसको किसी भी तरह से ऐसा एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर सकते हैं कि वो क्वालिटी टैलेंट्स हायर कर सके, बिकॉज क्वालिटी टैलेंट्स विल रिक्वायर अ क्वालिटी पे, सो टू पे देम अ क्वालिटी मनी आई विल नीड सम रेवेन्यू मॉडल। और साइमल्टेनियसली ये एक ऐसी संस्था होगी जो जिन शासन को हर तरीके से सपोर्ट या जिन शासन के हर क्षेत्र में कार्य करके, फॉर एग्जाम्पल जैनिक है, जैनिक को ही हम ऐसे बनाना चाहते हैं कि वो जिन शासन की एक ऐसी आर्मी हो, एक ऐसी युवाओं की सेना हो जो जैनिक के साथ में ना सर हमने एक वर्ड यूज़ किया है SOS। SOS आप जानते होंगे क्या है? इट इज़ अ डिस्ट्रेस कॉल, इट इज़ अ इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल। इफ अ शिप, इफ अ प्लेन इज इन डेंजर, then the call which they send is SOS. So we have associated this name with Jainik because we want
to make it happen that if anyone anywhere in any part of the world is in distress, then they call Jainik. So if I'm taking a vision to make it this big and this large, then I'll have to bring some find a way to kind of bring in some revenue so that मैं quality talents को pay कर पाऊँ और मैं ये vision को हासिल कर पाऊँ. तो सर how do I then figure this out? काफ़ी लोगों ने किया है जी. जैसे आप लॉयंस कप देख लो, रोटरी देख लो, काफ़ी फंड्स हैं दुनिया के जहाँ 10% ऑफ देयर डोनेशन कलेक्शन गोज़ टूवर्ड्स द मैनेजमेंट. Okay. इसको थोड़ा इंडिया पे लेके आ जाते हैं हम लोग. चाइल्ड के जितने प्रोग्राम चल रहे हैं दुनिया में, इंडिया पे जब हम लोग आते हैं तो इंडिया में भी जीतो जैसी संस्था ने आज अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर किया है जी. और प्रोफेशनल्स काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. जी. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा यहाँ अगेन माइंडसेट का इशू देखता हूँ मैं कि हम लोग 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए की धर्मशाला बनाएंगे, जी. अच्छे से अच्छा मार्बल लाएंगे, ग्रेनाइट लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो धर्मशाला चलाने के लिए हमारा बजट हो जाता है 15,000 से 25,000 रुपये महीने का. जी. तो यहाँ माइंडसेट का इशू है. अगर मैं 25 करोड़ की या 15 करोड़ की धर्मशाला बना रहा हूँ, छोटे से छोटी भी बनाई होगी तो आज 2.5-3 करोड़ के नीचे बनती नहीं है. उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए मुझे कैसा मैन पावर चाहिए. तो ये दोनों चीज़ को अगर हम लोग अभी देखते हैं कि जैनों में अगर हम लोग ये डिसाइड कर ले कि ये जो हम लोग मैसिव काम कर रहे हैं उसको चलाने के लिए हमें टैलेंट लगेगा. जी. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन चीज़ टैलेंट होता है, फर्नीचर बिल्डिंग नहीं होता है. जी. पीपल, राइट. तो पीपल के लिए हमारा बजट क्या होना चाहिए. और मेरी कंपनी में मुझे इस लेवल के लोग आज लाना पड़ेगा, तो मुझे आज 25,000 में कैसे लोग मिलेंगे. तो दो चीज़ हम बात कर रहे हैं. एक ये कर रहे हैं कि सर्टन परसेंटेज ऑफ द बजट जो ग्लोबली मैंने आपको बताया कि 10% चल रहा है, तो हमारा डोनेशन कलेक्शन का मैनेजमेंट के लिए खर्चा हमें कितना परसेंटेज करना है ये हमें एक डिसाइड करना होगा. और दूसरी तरफ ये डिसाइड करना होगा कि संस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो इसमें विचार, हमारा फंड डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको अगर आगे ग्रो करना है, चलाना है, तो वैसी टैलेंट लगेगी. राइट. और जब तक वो डेंसिटी ऑफ द टैलेंट, जिसको मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, वो जब तक आपके पास उस कैलिबर के, उस टैलेंट डेंसिटी के लोग नहीं हैं, तब तक वो फिर सपने रह जाते हैं, विचार रह जाते हैं, एग्जीक्यूशन से दूर चले जाते हैं. तो जो भी आप करना चाहे, जैनिक में कहो, SOS को, तो यहाँ एक पहले फंड, और उस फंड में किस तरह के लोग रहेंगे, उसकी आज मार्केट में क्या कॉस्ट है हर तरह की, उनका रहना, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, जो भी कहो, राइट. वो सब आप हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो आपके जैसे काफ़ी यूथ आएंगे, क्योंकि एक तरफ से उनका काम हो रहा है, जो उनको घर की चिंता है वो ख़त्म हो रही है, और दूसरी तरफ उनका जो पैशन है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है. दाल रोटी तो चाहिए मुझे, पर दाल रोटी करने के चक्कर में मैं समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. वो दोनों बैलेंस हो जाएगा. जी. तो जिन जिन संस्थाओं में हम लोग जाते हैं, हमको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, और जब आपके जैसे लोग उस संस्था में आएंगे, उस संस्था डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. कमिंग टू यू, सिंस यू आर द मैन इन द मीडिया, द मैन ऑफ द टाउन, तो आपकी काफ़ी पर्सनल लाइफ की चीज़ें भी हम तक पहुंचती है. तो रिसेंटली हाल ही में हमको पता चला था कि योर डॉटर गॉट मैरिड, एंड व्हाट वी हर्ड was in all the functions throughout all the days, I think so nobody there was no meal after the sunset. After 24 आपने कोई भी खाने का प्रावधान नहीं किया था. तो सर आज वो हम करें अगर हमारे लेवल पे, तो it is a good thing, but the man who has reached such a heights and managing entire Wari group, even I've heard a lot about your company that even till date, bringing non-veg inside the Wari is still prohibited. Even in your annual functions, we have heard that you serve Jain foods. So, how do you do this? मतलब
एक 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 एज अ नॉर्मल बिजनेसमैन जो आज का ये हमारा इंटरव्यू देख रहा है, उससे आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप इतनी ऊंचाइयों के बाद भी आप नीचे तक, अपने ज़मीन तक अपने पाँव कैसे वो रूट्स तक टिका सकते हैं? सबसे पहले तो इसकी शुरुआत को आप समझ लीजिए। तो आज हम कहाँ हैं, जी ये जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू सी द आइसबर्ग। जी तो शुरुआत जब मैं और एक प्यून और मेरे ब्रदर बॉम्बे में जब हम लोग थे, तब भी उस कंपनी में नॉनवेज अलाउड नहीं था, जी 3 लोगों के बीच में भी। और मुझे जब तक याद है, एक हमारे फादर का एक ही प्रोग्राम हमारे घर में साल में 2 से 3 प्रोग्राम होते हैं। बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, शादियाँ होती है, छोटे बड़े प्रोग्राम रोज़ चलते हैं। कंपनी भी अभी काफ़ी जगह फैल गई है, वहाँ भी प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि घर में ये हमारी 7वीं शादी थी। अच्छा 8 बच्चे हैं हमारे बाद। किसी की भी शादी में रात्रि भोजन नहीं था। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम फैमिली में हुए हैं, वो सारे प्रोग्राम दिन में ही हुए हैं। ऑफ कोर्स यात्रा, तीर्थ यात्रा ये सब तो होते ही नहीं है, मान लीजिए, पर दूसरे भी जो प्रोग्राम हुए हैं। तो आपके लेवल या हमारे लेवल की बात नहीं है ये। शायद हमने उन दिनों में एक डिसाइड किया था कि अपने यहाँ ये प्रोग्राम नहीं होंगे, और भगवान देवगुरु सबकी कृपा से बच्चे भी मानते हैं। आजकल बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे भी मान गए, सारे घर के हमारे एम्प्लॉइज़, प्रोग्राम्स हर जगह मान गए। तो जब हम 2 या 3 लोगों की कंपनी थी, या हमारी फैमिली की इनकम भी बहुत कम थी, तब से ये सिलसिला चल रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं वो करने से आज यहाँ पहुँचे हैं। आप करें या मैं करूँ या कोई इकोनॉमिकली वीक पर्सन करे, ये इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर में आप लोग सब बैठ के एक बार डिसाइड कर लें जी कि आपके खाने में आप शाम का खाना नहीं दोगे, आप आइसक्रीम नहीं दोगे, आप चीज़ नहीं दोगे, ब्रेड नहीं दोगे, जो भी आवश्यक आप गिनते हो ये नहीं देंगे, और घर के सब लोग मानते हैं। जी तो आप लोगों में से तो कोई शादी में आया नहीं आया होगा, बट आप पूछ लोगे तो शायद किसी को कभी पता नहीं चला है। इवन पिछली 2-3 शादियाँ हमारे घर में जो हुई, हम 4 भाई हैं, 4 भाई के सबके 2 बच्चे हैं। जी तो अभी एक ही 7 शादियाँ 4 भाइयों की इसमें हुई है। तो 2 शादियाँ तिथि के दिन हुई है, और वो तिथि के दिन भी जब ये सब खाना था, 99% लोगों को पता नहीं था कि इसमें आज ये तिथि का खाना है जिसमें कोई लीलोतरी नहीं है। क्या बात है 99% लोगों को, जब वो निकले बाहर खाना खा के, बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तब हमने उनको कहा कि भी आज तो तिथि का खाना है, इसमें ये सब नहीं था। तो हमको तो पता ही नहीं चला। तो ये पहले निकाल दीजिए आप, आपके फैमिली में आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि मुझे नहीं करना है। जी सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, जी राइट। मैं लोगों को ये कहता हूँ हम शादी में बुला रहे हैं आपको, लेकिन हम आपको भूखा रखेंगे, फिर भी लोग इतना अपनी अनुमोदना करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। हर कोई आदमी इतना सपोर्ट करता है, कोई ये नहीं बोलता है कि मुझे 9 बजे रात को भूख लगी है या मुझे कॉफ़ी चाहिए या चाय चाहिए। जी तो एक बार आप निश्चय कर लीजिए, पूरा समाज, पूरे आपके दोस्त, आपकी फैमिली ये सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ऑफिस के खाने में भी, हमारे फंक्शनों में भी हम इतनी ज़्यादा वैरायटी रख देते हैं, इतने ज़्यादा काउंटर्स रख देते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये जैन फूड था करके, राइट। तो आप खाली डिसाइड कर लीजिए, फिर से वो बात आ जाती है जो हमने शुरू की वहाँ से, राइट। आप अंतर से एक बार डिसाइड कर लो मुझे ये करना है, सारे लोग आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। वाह ठीक है। वंडरफुल सर वंडरफुल वेल देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे सर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे योर थॉट्स ऑन दिस एंटायर इवेंट ऑफ जैनिक विजन I think you're doing extraordinary work because this is a time now जहाँ, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछे, हर क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन मैं आपके नहीं बहुत सारे लोगों के मानता हूँ, और जितने यूथ को मैं मिलता हूँ उतना ज़्यादा समझ में आता है कि जो उनका अपब्रिंगिंग हो रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम चल रही है, जो उनके दोस्तों को देख के, जैन तो बहुत कम लोग हैं, हम लोग परसेंटेज में भी नहीं आते हैं, राइट। तो वो 99% लोगों को देख के उनकी विचारसरणी चेंज हो रही है। विद दिस probably it will help them a lot and will build
the Jains for tomorrow. And it is a need. हम लोग अगली 5 पीढ़ियों के लिए आज क्या कर रहे हैं हम, और वो काम आप लोगों ने शुरू किया है. आई थिंक ये बहुत अच्छा काम है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें खुल के बाहर आए, अपने विचार रखें और जिनके क्वेश्चंस है वो लोग भी क्वेश्चन पूछे कि ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों कर सकते हैं. एंड दैट विल बी द ग्रेट हेल्प टू द एंटायर जैन पॉपुलेशन. सो आई रियली अप्रिशिएट टू योर एंटायर टीम. और आप लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको. थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. So thank you so much for having us and giving us your valuable, fruitful time for this wonderful conversation, which I think so I'll personally cherish for the lifetime, and our viewers will cherish for the action plans. I think so they've got a lot of ideas from the nuggets of brilliance which you have just delivered. Thank you, sir. Thank you. Sir, very small token of appreciation from Team Jainik for this wonderful and beautiful interview, and the ideas, the visions, and the action plans which you have shared. This small token of interview from Team Jainik. Thank you very much. It was I really It appreciate was it. an honor to have you with us. Thank you.